वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट्स, अब कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, दैट इज एक्सटेंशन या एलोंगेशन इन ए सिलेंड्रिकल बार। एक सिलेंड्रिकल बार में, सर्कुलर रोड में किस तरह से एलोंगेशन होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेरिवेशन अभी नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई डेरिवेशन टाइप की चीज़ नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न का पेपर होना है। ठीक है, और वैसे भी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो अभी देखिए, हम देखते हैं एक सिलेंड्रिकल बार लेते हैं। सपोज करो ये एक बार है सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल बार है। ठीक है, जिसका डायामीटर कितना है, डी। डायामीटर कितना है, डी। तो ये जो एरिया है इसका सर्कुलर एरिया है। ठीक है, डी इसका डायामीटर है, ए इसका एरिया है। ठीक, सपोज करो इस पर हमने फोर्स लगाया, कितना, एफ फोर्स हम इस पर लगा रहे हैं। तो हम सभी लोग जानते थे क्या, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इक्वल टू ई। क्या जानते थे, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इक्वल टू ई, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए, स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। और स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, इस तरह से। तो देखिए, अभी ये इतना था, थोड़ी देर बाद जब फोर्स इस पर लगाया तो इसकी डायमेंशन बढ़ चुकी हैं। ठीक है, यानी पहले इसकी लेंथ हुआ करती थी एल, लेकिन अब बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, डेल एल। तो अभी लेंथ कितनी हो चुकी है, एल प्लस डेल एल इसकी लेंथ हो चुकी है। ठीक है, अब इस फोर्स को यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए पी से। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में आपको पी मिलेगा या एग्जाम्स में जो आता है तो उसमें भी पी लिखा होता है। चलिए, तो फोर्स पी लगाया है तो स्ट्रेस को लिखा पी अपॉन ए, फोर्स अपॉन ए, और स्ट्रेन को लिखा डेल एल अपॉन एल। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है, और इसको ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है ई के इक्वल होता है। अब देखिए, मैं इसको अरेंज करता हूँ। तो मुझे एक्सटेंशन निकालना है, एलोंगेशन निकालना है, तो डेल एल को मैं एक साइड रहने दूंगा, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। तो आइए देखिए, ये क्या हो गया, पी अपॉन ए। ठीक है, और ई इसके डिवाइड में आ जाएगा, और इधर चला जाएगा डेल एल डिवाइड बाई एल। एल को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके फॉर्म में आ गया है, एक सर्कुलर बार थी, सर्कुलर रोड थी, उसका एलोंगेशन का फॉर्मूला, यानी चेंज इन लेंथ कितनी हुई उसका फॉर्मूला ये आ गया। अब एरिया की बात करें तो भाई, अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला रखेंगे, रेक्टेंगुलर होगी तो रेक्टेंगुलर, यानी कि ये एरिया ही निर्भर करेगा, जिस टाइप की शेप होगी तो उसका एरिया आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख दे रहे हैं पी एल अपॉन ए क्या रख दे रहे हैं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू ई। ठीक, तो डेल एल क्या बन गया, देखिए 4 ऊपर आ जाएगा तो 4 पी एल अपॉन, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 4 पी एल अपॉन पाई डी स्क्वायर ई, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 4 पी एल अपॉन पाई डी स्क्वायर ई, इस तरह से आ गया है। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक, दूसरी चीज़, अब देखिए क्या हुआ था, मैंने इस पर फोर्स लगाया था P, एलोंगेशन आई 4 पी एल अपॉन पाई डी स्क्वायर ई। ठीक, इस तरह से आइए, आप ऐसे भी कह सकते हैं डेल एल बराबर पी एल अपॉन ए ई। अब देखिए, दूसरा केस समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा केस में क्या है, ये दीवार है या फिक्स है, यहाँ से ये सर्कुलर रोड जो है, सर्कुलर रोड इसको लटकाया गया है। ठीक है, इसी सर्कुलर रोड को लटका लिया गया, मान लिया इसका खुद का वेट कितना है, W। ठीक है, इसका खुद का वेट कितना है, W। तो इसका खुद का वेट W किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए, अगर ये रॉड को ऐसे लटका दिया जाए तो अपने भार के कारण, सेल्फ वेट के कारण इसमें एलोंगेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई रॉड है, कोई कंपोनेंट है, ठीक है, जिसका कुछ वेट है, मान लिया W है, तो यानी आप एक तरह से कह सकते हैं इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो इसको हम भार कहते हैं, वेट कहते हैं, वो लग रहा है। तो खुद के सेल्फ वेट के कारण भी क्या आता है, उसमें एलोंगेशन आती है। ठीक है, इस सेल्फ एलोंगेशन को आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे बचपन के दिनों में क्या होता है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही होती, वो छोटे रह जाते हैं। तो ठीक है, माँ बाप क्या कहते हैं, या खुद भी यारों दोस्तों से पूछ के वो क्या करते हैं, चलो पेड़ की डाल पे लटकते हैं, रस्सी पे लटकते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या कर लटकते रहते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो सेल्फ वेट के कारण एक्सटेंशन होने की, ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता है भाई,
क्या कहते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है कि भाई उस टाइम पे लंबाई तेज़ी से बढ़ जाती है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है जब आप लटकते हैं किसी पे तो आपकी लंबाई बॉडी में जो खिंचाव आता है तो वो किस लिए आ रहा है, वो आ रहा है आपके खुद के वेट की वजह से। तो ठीक इसी तरह से किसी कंपोनेंट को, भारी सा कंपोनेंट उसको लटकाओगे तो उसका वेट कितना, W। तो आप ध्यान रखिए इसमें सेल्फ वेट के कारण एलोंगेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा PL, P की जगह क्या रख देंगे, W। क्या रख देंगे, PL अपॉन 2AE। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, PL अपॉन, ठीक है, WL अपॉन 2AE। या इसको अगर ये P भाई ये वाला फोर्स जो W है वो P के बराबर ही है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं PL अपॉन 2AE, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये W P के बराबर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी चाहे P से रिप्रेजेंट करो, सॉरी डेल L मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, डेल L। तो चाहे आप इसको PL अपॉन 2AE लिखिए, चाहे WL अपॉन 2AE लिखिए, बात एक ही आनी है, ठीक है। अगर ये W जो भार है वो लगाए गए फोर्स P के बराबर हो तो ऐसा फॉर्मूला आप बना सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसमें दोनों चीज़ में कंपैरिजन करके देखिए, देखिए एक में आ रहा था PL अपॉन AE, दूसरे में आ रहा PL अपॉन 2AE, यानी कि सेम फोर्स अगर आप लगा रहे हैं तो एलोंगेशन आ रही है PL अपॉन AE, लेकिन उतना ही अगर उसका सेल्फ वेट हो तब एलोंगेशन कितनी हो रही है, PL अपॉन 2AE, यानी पहली वाली से जस्ट हाफ, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, डेल L बराबर 1/2 PL अपॉन AE, ठीक है। तो देखिए जस्ट हाफ आ रही है, यानी कि जितना फोर्स लगाने पे एलोंगेशन होती है अगर उतनी ही फोर्स, उतना ही वेट उसका खुद का है तो तब उसको अगर लटकाया जाए तो एलोंगेशन जो होगी तो वो लगभग आधी होगी। कितनी होगी, लगभग क्या, एग्जैक्ट आधी होगी, ठीक है। कितनी होने वाली, आधी, हाफ होने वाली। तो ये रेशो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक तीसरा फैक्टर और चलते हैं। अगर बार क्या है, टेपर है, बार कैसी है, टेपर है, इधर डायामीटर है D1, इधर डायामीटर है D2, ठीक है। तो भाई देखो टेपर बार है, टेपर का मतलब है एक साइड से एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, एक साइड से क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है। तो इस टाइप से भी अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है टेपर बार के केस में जो एलोंगेशन होगी तो वहाँ लिखेंगे डेल L। तो इसको लिख देता हूँ टेपर, डेल L किसकी, टेपर की, डेल L टेपर इक्वल टू होने वाले हैं आप लोग लिखेंगे PL अपॉन A। एरिया की जगह क्या रखेंगे आप, रखेंगे यहाँ पे π/4 D1 D2 और इंटू E, ठीक है। देखिए फॉर्मूला देख लीजिए एक बार फिर से, अगर टेपर बार है उस पे सेम फोर्स P लगाया जाता है, कितना फोर्स लगाया जा रहा है, P, सेम फोर्स लगाया गया P, ठीक है। इधर को भी इधर को P फोर्स लगाया गया है, तब देखिए एलोंगेशन कितनी होगी टेपर बार में, PL अपॉन π/4 D1 D2 E। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे, ठीक है, कि मैं डेल L ये भी लिख सकता हूँ कि भाई 4 PL अपॉन पाई D1 D2 E। तो अब आप देखिए क्या दोनों में अंतर आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या रखते थे हम, ठीक है, जब P फोर्स लगाते थे सिंपल होमोजीनियस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हुआ करता था, तब आता था 4 PL अपॉन पाई D2E। और इन दोनों का कंपैरिजन करके देखिए जरा एक बार, दोनों का कंपैरिजन करके देखिए क्या आता है। तो देखिए बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस D² की जगह क्या आ गया है, D1 D2, बस D² की जगह क्या आ गया है, D1 D2। तो इससे आप समझ सकते हैं कि टेपर शाफ्ट जो होती है उसका इक्विवेलेंट डायमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, D1 D2 के इक्वल होता है। यानी कि अगर D की जगह देखो D² है तो D की जगह क्या रख दिया जाए, √D1 D2। तो ये क्या हो जाता है, सेम चीज़ आपको देने लगेगी, ठीक है। तो आपसे यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि टेपर वार का इक्विवेलेंट डायमीटर कितना होता है, तो आप कहेंगे √D1 D2 के इक्विवेलेंट होता है। या ये देखिए क्या है, जियोमेट्रिक मीन है, क्या है, जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। आप लोग कहेंगे गुणोत्तर माध्य, ठीक है, A + B/2 करते तो अर्थमेटिक मीन हुआ था, और यहाँ पे क्या है, जियोमेट्रिक मीन है। तो ये ध्यान रखना है, इस केस में ऐसा आता है, ठीक। तो इस तरह से 3 केस हमने डिस्कस किए, यानी सर्कुलर बार पे आप फोर्स लगा रहे हैं P, तब होगा PL अपॉन AE, ठीक है। उसके बाद सेल्फ वेट के कारण कितना होगा, PL अपॉन 2AE, यानी कि पहले का जस्ट आधा। टेपर बार है तो उसमें कितना होगा, उसमें हो जाएगा आपका D की जगह डायमीटर की जगह आ जाएगा D1 D2, D² की जगह D1 D2 रख दीजिएगा, या D इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, √√ऑफ D1 D2। इस तरह से तो 3 केस हमने डिस्कस किए, इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी इनका रेशो पूछ लेता है, कभी इक्विवेलेंट डायमीटर आपसे पूछ लेता है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को। तो आइए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होती हैं, देखिए
सपोज करो मैंने एक स्ट्रक्चर लिए, एक बॉडी लिए, एक कंपोनेंट लिया हुआ है जिसकी लंबाई लेंथ है L, विड्थ है B, हाइट है H। एक कंपोनेंट लिया है मैंने, इस पे इस डायरेक्शन में क्या लगाया, एक फोर्स लगाया है P, ठीक है। इसी तरह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया P। अब देखिए, ठीक है, तो मैंने अभी केवल ये ले रहा हूँ कि एक डायरेक्शन में फोर्स लगाया हुआ है। तो अब देखिए क्या होता है, जैसा कि आप जान रहे हैं, इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें 3 एक्सेस होती हैं। किसी भी बॉडी की कितनी एक्सेस होती हैं, 3 एक्सेस हो रही हैं। जैसे इसकी तो देखो, एक एक्सेस तो ये हो गई, ठीक है, एक एक्सेस ये हो जाएगी बीच से जा रही है, और एक एक्सेस ये हो जाएगी ये, ठीक है, जो इस तरह से, यानी ऐसे करके काट दें तो एक ऐसे बीचों बीच से काट सकते हैं, एक ऐसे, ठीक है। तो 3 तरह से इसकी एक्सेस हो सकती हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 से ज़्यादा हो नहीं सकती। अब सुनिए, मैंने फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, देखिए ये लेंथ है L, ऐसे ये लेंथ है L, ठीक है। तो इस एक्सिस के, ये जो एक्सिस है इसके पैरेलल या इसी की डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है। तो देखिए 3 एक्सिस है, सबसे लंबी एक्सिस कौन सी है जो इसके सेंटर से जाती है, तो देखो कौन सी है, ये इस डायरेक्शन वाली, यानी कि L डायरेक्शन वाली लेंथ सबसे ज़्यादा लंबी है। और इसी एक्सिस पे जो सेंटर से जाती है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। जो सबसे लंबी एक्सिस होती है उसको क्या कहते हैं, जो सेंटर से एक लाइन जा रही होती है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो देखिए फिलहाल मैंने जो लोड लगाया हुआ P वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लगाया हुआ है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल लगाया हुआ है, ठीक। बाकी 2 डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है। तो देखिए अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इक्वल टू E, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो वो आप नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ते आ रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ते आ रहे थे, या लीनियर स्ट्रेन पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक। तो देखिए अगर मुझे स्ट्रेन निकालनी हो इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या लीनियर स्ट्रेन निकालनी हो, ठीक है, अगर मैं बात करूं लीनियर स्ट्रेन की, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन की बात करूं या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में स्ट्रेन लेनी है अगर मुझे, तो उसको मैं कहूँगा लीनियर स्ट्रेन, जिसको मैं रिप्रेजेंट किया करता था डेल L डिवाइड बाई L से, ठीक, पहली चीज़। तो अभी तक आपने जो पढ़ा था स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन ही आप पढ़ा करते थे। लीनियर मतलब इस लाइन पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल जो लगाते हैं इसको आप लीनियर कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मैंने लगा दी, ठीक, स्ट्रेन मैंने निकाल दी, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए जब इस पर आप फोर्स लगाओगे, सपोज करो एलोंगेट हो रहा है, इसकी लंबाई बढ़ रही है, खींच रहा है, ठीक है, तो थोड़ी देर में ये ऐसा हो चुका होगा, फोर्स लगाने के बाद भाई इसकी डायमेंशन चेंज हुई होंगी, ठीक है, ऐसे डायमेंशन चेंज हुई होंगी। तो ऐसे डस्टर ले रहे हैं हम, ठीक। तो डायमेंशन जब चेंज हुई, ये देखिए ऐसे हो गई, सपोज करो इस तरह से, तो देखिए L लेंथ अब बढ़ के डेल L प्लस डेल L हो चुकी है B। अब आप खुद सोच सकते हैं अगर ऐसे आप फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो लेंथ तो इंक्रीज हो रही है, बट बाकी के डायमेंशंस का क्या, ये जो B थी इतनी, जब इसको खींचोगे तो आप क्या समझ पा रहे हैं इसको, क्या ये B बढ़ेगी या घटेगी, तो डेफिनेटली ये B डिक्रीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी B माइनस डेल B, और ये जो हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी H माइनस डेल H। कहने का मतलब है अगर किसी बॉडी पे, किसी कंपोनेंट पे केवल और केवल एक डायरेक्शन में, जिसको कहते हैं यूनी एक्सियल, ठीक है, यानी एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा हो, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है अगर इसमें टेंसाइल है तो लंबाई बढ़ेगी, बाकी 2 डायरेक्शन में, 2 डायमेंशन में उसका उल्टा इफेक्ट होगा। उल्टा इफेक्ट मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा, टेंसाइल फोर्स लगा है तो लंबाई बढ़ेगी, बाकी 2 डायरेक्शन में लंबाई जो विड्थ होगी या हाइट होगी वो डायमेंशन घट जाएगी, ठीक है। तो एक फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी की 2 डायरेक्शन में उसका अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये तो हुई आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, या इसको इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगी उसको लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे। बट अनदर 2 डायरेक्शन जो बची हैं, उन डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी उसको बोला जाएगा लेटरल स्ट्रेन। क्या बोला जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। तो आपको ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा था या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स लगा था तो उसको हमने बोला था लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके अलावा बाकी जितनी भी डायरेक्शन बची हैं, जितनी भी क्या 2 डायरेक्शन बची हैं, उनको बोला जाएगा लेटरल स्ट्रेन, यानी उनमें जो भी चेंजेस आएंगे, उनमें जो भी स्ट्रेन आएगी उसको लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, डेल B डिवाइड बाई B, ये हो गई लेटरल
और लेटरल एच डायरेक्शन में, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू ये भी हो जाएगी कि डेल एच डिवाइड बाई एच, तो ये भी लेटरल स्ट्रेन की कैटेगरी में आएगी। तो अब आप समझ चुके हैं कि लेटरल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी उसको लीनियर बोलेंगे, बाकी दो डायरेक्शन, अदर जो दो डायरेक्शन है उनमें बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज करो भाई ये कंपोनेंट तो मैंने ऐसे लिया था, ठीक है, अब कंपोनेंट सिलेंड्रिकल भी हो सकता है भाई, कंपोनेंट क्या हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। इस पे आप फोर्स लगाएंगे, पी फोर्स लगाया, इसमें क्या होगा देखो, अब क्या होगा, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएंगी ना, देखो सिलेंड्रिकल होता तो क्या होता भाई, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल होता तो लंबाई तो बढ़ जाती, एल प्लस डेल एल हो जाती, ठीक है, और डायामीटर का क्या होता, डायामीटर घट के डी माइनस डेल डी हो जाता। तो यानी इसमें देखो अगर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है तो इसमें दो ही डायरेक्शन है केवल, एल प्लस डेल एट और प्लस डी, ठीक है। आप चाहे डायमीटर आप ऐसे नापो, चाहे वो डायमीटर ऐसे नापो, ठीक है, तो बाकी की दो डी ही डायरेक्शन होंगी। तो इसमें केवल दो चीज़ होती, मतलब एक हो जाती है आपकी लीनियर, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन को मैं किस तरह रिप्रेजेंट करता, देखिए लीनियर स्ट्रेन को मैं रिप्रेजेंट करता ऐसे, ठीक है, डेल एल डिवाइड बाई एल, ये लीनियर, और दूसरी क्या होती है लेटरल, लेटरल को स्ट्रेन को किस तरह से रिप्रेजेंट करता, तो उसको करता डेल डी डिवाइड बाई डी, इस तरह से, ठीक। तो ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए मैंने आपको लेटरल स्ट्रेन रिप्रेजेंट करके दिखाया। कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, लॉन्गी सपोज करो मोस्टली आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देता है, अगर यूनी एक्सियल की बात हो रही है तो, ठीक है, तो बाई एक्सियल वाले फिलहाल तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इस टाइप से अगर लीनियर पूछे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है डेल एल, नॉर्मली एल डायरेक्शन में लगता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही लगा के देगा आपको, तो डेल एल डिवाइड बाई एल, और लेटरल बाकी जितनी भी डायमेंशन बची हैं सब लेटरल की कैटेगरी में आ जाएंगी। और ये भी ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया अगर उसमें लेंथ बढ़ रही है तो बाकी दोनों डायरेक्शन में डायमेंशन घटेंगी, या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डायमेंशन घट रही है तो बाकी दोनों डायरेक्शन में डायमेंशन जो होंगी वो बढ़ेंगी यानी इंक्रीज होंगी। तो ये इफेक्ट होता है लीनियर और लेटरल डायमेंशन में। चलिए इसके बाद हम मूव करेंगे आगे चल के, किसके बारे में, हम पॉइजन रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं पॉइजन रेशियो, व्हाट इज पॉइजन रेशियो, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बाय द फॉर्मूला, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है जो एग्जाम में लिखना होता है वो क्या है, फिर उसका फिजिकल मीनिंग भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो म्यू जो होता है उसकी डेफिनेशन हम नहीं लिखा रहे हैं, सीधे फॉर्मूला से ही डेफिनेशन बन जाएगी। ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। जैसा अभी अभी हम पढ़े हैं कि भाई लीनियर स्ट्रेन क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन क्या होती है। तो म्यू यानी कि पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, या म्यू को आप क्या लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे 1/m से भी डिनोट होता है, ठीक है। तो इसको 1/m से डिनोट कर देते हैं या म्यू से डिनोट करते हैं। तो आप देखिए म्यू क्या आ रहा है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लीनियर स्ट्रेन, या अगर सर्कुलर की बात करूं, इस वाली रॉड की बात करूं, ऐसे सर्कुलर बार की बात करूं मैं एक, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल डी डिवाइड बाई डी, ये तो हो गई आपकी लेटरल, ठीक है। कब, जब भाई इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जब, ये हो गई आपकी एल और ये डायमीटर हो गया डी, तब की बात करें, ठीक। डिवाइड बाई लीनियर क्या हो गई, डेल एल डिवाइड बाई एल, ठीक है। इस तरह से हो गई लेटरल स्ट्रेन। और डेल डी इसको हम ये भी लिख सकते हैं d2 माइनस d1 डिवाइड बाई d1 और डिवाइड बाई L2 माइनस L1 डिवाइड बाई L1, इस तरह से भी, ठीक है। कि मान लिया पहले लंबाई कितनी थी L, उसके बाद जब लंबाई बढ़ी इसकी तो कितनी हो गई, ये हो गई L2, पहले L1 थी फिर हो गई L2, पहले डायमीटर D1 हुआ करता था बाद में डायमीटर हो गया D2, ठीक है। तो इस तरह से, तो डेल डी जहाँ पे भी लिखा है, डेल डी लिखा है, डेल एल लिखा है, या डेल एच लिखा है, डेल बी लिखा है, तो उसका मतलब है बी लिखा है तो B2 माइनस B1, डेल एच लिखा है तो H2 माइनस H1, इस तरह से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गई भाई किताबी भाषा जो आपको एग्जाम में लिखनी है और नंबर लेके आना है अपना, तो दे देगा कि इनमें से म्यू किससे डिफाइन होता है, तो 3-4 फॉर्मूले देगा, लेटरल डिवाइड बाय स्ट्रेन, या फिर लीनियर को ऊपर कर देगा, लेटरल को नीचे कर देगा। और हाँ ये जान लीजिए लेटरल, ये जो शब्द है यहाँ पे लेटरल, ठीक है, इसको ट्रांसवर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है,
कभी लेटरल की जगह ट्रांसवर्स लिख के दे दे और आप पता करो कि सर ने तो पढ़ा ही ना तो और इसमें था ही नहीं है, ठीक है। तो लेटरल की जगह ट्रांसवर्स वर्ड का यूज़ वो वहाँ पे कर सकता है, ठीक। तो ये चीज़ें हुई। अब देखिए इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। फिजिकल मीनिंग ये निकल के आता है, सपोज करो ये रॉड थी, ये बार थी, मान लिया कितनी थी 1 मीटर थी, कितनी थी 1 मीटर। अब आप समझिए ये 1 से बढ़कर हो गई 1.2, उसके बदले में ये डायमीटर था, डायमीटर मान लिया 0.5 था, डायमीटर कितना था 0.5 था। अब सपोज करो इसका जो कोफिशिएंट था, पॉइजन रेशो था, ये कितना था 0.3 था, मान लिया कितना था 0.3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो नया डायमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 इंटू 0.3, दैट इज 0.15, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये पता है, आपको अगर ये पता है कि लंबाई भाई 1 से 1.2 हो जाती है, ठीक है, और सपोज करो आपको म्यू दिया किसी में, और सुनो हाँ, ये जो म्यू होता है किसी मटेरियल के लिए फिक्स होता है। जैसे रबर के लिए तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वो हमेशा वही वैल्यू रहेगी, स्टील है तो स्टील के लिए वो वैल्यू फिक्स रहेगी। यानी किसी गिवन मटेरियल के लिए ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये फोर्स लगाने से, ठीक है, आप फोर्स लगा दो, ज़्यादा कर दो, कम कर दो, ठीक है, लंबाई घटा दो, बढ़ा दो या डायमीटर चेंज कर दो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो पॉइजन रेशो जो होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ ए मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है पॉइजन रेशो म्यू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको पता है कि भाई लंबाई 1 से बढ़ के 4 हो जाती है, 4 गुना लंबाई बढ़ती है और पॉइजन रेशो है 0.3, तो जितनी लंबाई बढ़ेगी यानी जितनी लीनियर स्ट्रेन रहेगी उसका कितने गुना, तो उसका कितने गुना, सपोज करो 0.3 है तो उसका 0.3 गुना इतने टाइम्स चेंज हो जाएगा, किसमें, इतने टाइम्स चेंज हो जाएगा, कहाँ पे, लेटरल डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है किसी का पॉइजन रेशियो है, अगर म्यू की वैल्यू है 0.3 और आप समझिए अगर उसकी लीनियर स्ट्रेन है कितनी है, अगर उसकी लीनियर स्ट्रेन है कितनी 1, लीनियर स्ट्रेन कितनी है, मान लिया 1 है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है लेटरल स्ट्रेन कितनी होगी, तो आप कर दोगे 1 इंटू 0.3 यानी कि 0.3। तो यानी ये सीधे सीधे आपको ये बता देगी, लीनियर स्ट्रेन आप लोग निकाल लीजिए, मटेरियल की प्रॉपर्टी यानी म्यू पता है तो लेटरल डायरेक्शन में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो यानी एक डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन पता हो तो अदर डायरेक्शन में आपको निकालनी हो, सीधे सीधे आपको क्या पता होना चाहिए, पॉइजन रेशो पता होना चाहिए, तो वैल्यू आ जाएंगी, यानी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। कैसे, केवल और केवल ये मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको अगर पता है तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं फिक्स कुछ दिए गए मटेरियल के लिए। तो देखिए क्या होती है म्यू की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 से लेकर 1/3 के बीच, किसके लिए, फॉर मेटल्स, ठीक है, किसके लिए, मेटल्स। यानी मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए ये जो वैल्यू होती है 0.4 से लेकर 1/4 से लेकर 1/3, यानी कि आप कह सकते हैं 0.5 से लेकर 0.33 तक होती है, इतनी वैल्यू होती है म्यू की, ठीक है। किसके लिए, मेटल्स के लिए, धातुओं के लिए होती है इतनी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए। और हाँ, अगर ऐसा शब्द आपको लिख के दें फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कभी कभी ऐसे भी देता है फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल, तो ये जो म्यू की वैल्यू होती है ये होती है 1/4 से लेकर 1/2 के बीच, यानी कि 0.25 से लेकर 0.5 के बीच होती है ये वैल्यू, ठीक। तो ये याद रखना है आपको, मटेरियल्स के लिए, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए कितनी होती है 1/4 से लेकर 1/2, दैट इज 0.25 से लेकर 0.5 के बीच होती है म्यू की वैल्यू। अब देखिए ये हो गया। हाँ, एक पॉइंट ऑफ डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो आपका होता है कोर्क, एक मटेरियल का नाम शायद आपने सुना हो, कोर्क, CORK, कोर्क, ठीक है। तो ये जो मटेरियल होता है CORK, कोर्क जो होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो आपने देखा होगा बोटल्स होती हैं, शैंपेन वगैरह की बोतल होती है या उसमें तो एक लकड़ी टाइप की होती है, ठीक है, वो मटेरियल, ठीक है, कोर्क उसमें ठूसा जाता है, ठीक है, ऊपर से ढक्कन बंद करने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है, कॉर्क लगाया जाता है, ठीक है। आपने को देखा भी होगा, इस तरह से खोलते हैं वो ढक्कन जाके गिर पड़ता है, इधर लग जाता है, इधर दाएं में, ठीक है। तो उसमें उसको बंद करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं कॉर्क का इस्तेमाल, क्योंकि कॉर्क का जो होता है म्यू यानी कि पॉइजन रेशो होता है वो कितना होता है, लगभग 0 होता है, एग्जैक्ट 0 नहीं होता लेकिन लगभग 0 होता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आए क्वेश्चन कि भाई कॉर्क का पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको बताना है 0 होती है, या ऐसे दे देगा नियरली 0, लगभग 0, तो आपको वो लगा देना, ठीक।
तो इसका फ़ायदा क्या, यानी कि अगर उसको आप ऐसे ठोकने लगे तो जो भी स्ट्रेन आएगी वो लीनियर डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, यानी वो साइड से ऐसे फैलेगा नहीं, ठीक है। जो भी स्ट्रेन आएगी लेंथ घटेगी या बढ़ेगी जो भी होगा तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, लीनियर डायरेक्शन लेटरल डायरेक्शन में कुछ नहीं आएगी। पता चले आपने ऊपर से ठोका, ठीक है, और उसकी डायमेंशन बढ़ गई, मतलब कांच की बोतल फट भी सकती है अगर लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन आएंगी, ठीक है, कांच की बोतल का मुंह टूट सकता है। तो उससे बचने के लिए ऐसा मटेरियल का चयन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है जिसका म्यू क्या हो, कम से कम हो, यानी एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेन आए, एक साइड से फोर्स लगाओ तो एक ही साइड में लंबाई बढ़े या घटे, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेन नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बोतल को नुकसान हो सकता है और उसमें जो केमिकल या जो भी प्रोडक्ट भरा है उसको भी नुकसान हो सकता है, इसलिए कोर का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। तो ये कुछ फैक्ट थे म्यू को लेके, पॉइजन रेशो को लेके। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन में कुछ रिलेशन जो कि आपको डिफाइन करते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, और सी और के, ये क्या है, ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हमने जो लिखे हैं इसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए क्या है, अभी तक हम जो पढ़ते आए थे सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, तो नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय नॉर्मल स्ट्रेन जिसको बोला जाता है ई, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोला जाता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, जिसको हम ई से डिनोट किया करते हैं, ठीक है, यानी ई की वैल्यू जितना ज़्यादा वो मटेरियल उतना ज़्यादा इलास्टिक, ठीक। देखिए दूसरी चीज़ होती है, अब इसके बारे में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शियर स्ट्रेस क्या होती है और शियर स्ट्रेन क्या होती है। तो नॉर्मल स्ट्रेस तो वही होती है, ठीक है, कि जिस तरह से आपने ये कंपोनेंट था कोई, ठीक है, ये कंपोनेंट था और ये इसका एरिया था, ठीक है, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे आपने स्ट्रेस लगाई थी, ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के बारे में भी जानेंगे और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए क्या होता है, पहले जान लीजिए शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, इसका जो रेशो होता है जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं या कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में इसको जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सी हो या जी हो तो एक ही बात चीज़ समझिएगा, इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, ये बोला जाता है इसको। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे शियर स्ट्रेस के बारे में, ठीक। थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको बोला जाता है के और इसको बोला जाता है बल्क मॉडुलस। क्या बोला जाता है, बल्क मॉडुलस इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी ये मॉडुलस हैं, जितने भी ये इलास्टिक कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्या होते हैं। तो देखिए शियर स्ट्रेस के बारे में, पहले नॉर्मल स्ट्रेन के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, शियर स्ट्रेस के बारे में जानते हैं। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि भाई स्ट्रेस आपने सपोज करो इस तरह से लगाई है, ठीक है, स्ट्रेस किस तरह से लगाई है, इस तरह से आपने स्ट्रेस अप्लाई की है, देखिए समथिंग लाइक दैट, फोर्स इस तरह से लगाया, यानी ये इसका एरिया था, ठीक है, इस तरह देख लीजिए इसको, ये ठीक, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थी। तो आपने फोर्स यहाँ ना लगा के फोर्स कैसे लगाया, इधर लगाया है, ठीक है, तो इसको कहते हैं शियर फोर्स, या आप ऐसे कह लीजिए इक्वल एंड अपोजिट, और थोड़ी दो फोर्स लगाए गए हैं। देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था, ये प्लेन था इसका, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये डस्टर है अगर, तो इधर इस साइड वाला जो एरिया है, ये साइड वाला जो एरिया है, इसके परपेंडिकुलर आप फोर्स लगाते थे, उसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो यानी ये डस्टर था, इधर इस साइड आप फोर्स लगाते थे ऐसे बाहर को, तो इस वाले एरिया पे फोर्स लगा करता था, ठीक है, इस साइड वाले एरिया पे फोर्स लगता था, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लगा करता था, इसलिए उसको बोला जाता था नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल। लेकिन अब जो फोर्स लग रहा है, देखिए इस एरिया पे फोर्स नहीं लग रहा, अब कैसे लग रहा है, ऊपर से, ठीक है। तो यानी ये जो प्लेन था इसका, ये जो क्रॉस सेक्शन था, इधर वाला एरिया था, इसके परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, अब कैसे लग रहा है, पैरेलल। देखो ये एरिया इसके पैरेलल, इस तरह से जैसे चाकू से इसको काट दें, कट आउट कर दें, ठीक है। तो देखिए अब जो फोर्स लग रहा है इस तरह से लग रहा है, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि जब फोर्स क्या लगता है, प्लेन के पैरेलल लगता है। कैसे लगता है, क्रॉस सेक्शन जो होता है उस प्लेन के कैसे लगता है, पैरेलल लगता है, तो उस फोर्स को बोला जाता है शियर फोर्स, ठीक। उस फोर्स को कैसे बोला जाएगा, शियर फोर्स बोला जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिए जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक प्लेन डेवलप हो जाएगा, ये कट आउट करेंगे इसको तो ऐसा निकलेगा। और ऐसा समझिए इसको, शियर फोर्स में क्या होता है, मोस्टली शियर फोर्स में क्या होता है, जब, ठीक है, एक एग्जांपल और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए इस तरह से,
ठीक है, अब आपने क्या किया, फोर्स ऐसे लगाया। फोर्स कैसे लगाया, ऐसे, ठीक है, यानी ऊपर वाले प्लेन पे लगाया फोर्स। कहाँ पे लगाया, ऊपर वाले प्लेन पे, यहाँ इस वाले प्लेन पे ऊपर, यानी इस डस्टर पे आप समझिए तो मैं यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ जब ऐसे, ठीक है। नॉर्मल था तो यानी इसको कंप्रेस कर रहा था, खींच रहा था, लेकिन अब क्या, ऊपर वाले तल पे, ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूँ। तो ठीक वैसे ही मैंने इस ऊपर वाले प्लेन पे जब फोर्स लगाया तो देखिए क्या होगा, तो एक्चुअली में ये ऐसा हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अभी ये सपोज करो अर्थ थी, रिजिड था, यहाँ पे कसा हुआ था, तो देखिए कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह। यानी पहले स्ट्रेट था, सीधा था, अब क्या हो गया, बेंड हो गया, थोड़ा मुड़ गया, झुक गया है। तो कहने का मतलब है इसकी लंबाई पहले L थी, अभी भी L है। इसकी ऊंचाई पहले B हुआ करती थी, अभी भी B है, ठीक है। यानी कि डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कहने का मतलब है डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बस क्या हो गया, टिल्ट हो गया है, घूम गया है, मुड़ गया है। यानी कि जब डायमेंशन में चेंज ना हो, शेप में चेंज हो जाए। किस में चेंज हो, शेप में। तो जब शेप में चेंज हो जाता है, आकार में चेंज हो जाता है, तो उसको बोला जाता है, इस टाइप की जो स्ट्रेन डेवलप होती है उसको कहते हैं शियर स्ट्रेन। और इसको किससे डिनोट करते हैं, एंगल से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, एंगल से, ठीक है। तो इसको कहते हैं फाई से डिनोट किया जाता है। तो आप देख लीजिए, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टाउ से, और शियर स्ट्रेन को डिनोट करते हैं फाई से, और जिसको बोला जाता है सी, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ध्यान रखना है, शियर स्ट्रेस जब भी अप्लाई की जाती है तो जो भी कंपोनेंट होता है उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती है, क्या, शेप चेंज हो जाती है, आकार चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं शियर स्ट्रेस। तो ऐसी स्ट्रेस, तो अब देखिए इसका बेहतरीन एग्जांपल देखिए आप लोग। जैसे हम लोग क्या है, बाल कटाने जाते हैं, नाई की दुकान पे बाल कटाने जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली पुराने टाइम की बात करें, अभी तो ट्रिमर वगैरह चलने लगे सब, ठीक है। उससे पहले क्या करते थे, कैंची से बाल काटा करते, ठीक है, कैंची से बाल काटा करते थे। तो आपने देखा होगा कैंची के दोनों जो पार्ट्स होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं ना, डायरेक्ट नहीं टकराते, क्या होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है, थोड़ा दाएं बाएं आगे पीछे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा फोर्स, ठीक है, जो शियर ऑफ करे, मतलब कि दो ब्लेड जो काटने वाले इक्वल अपोजिट हैं और वो सम डिस्टेंस अपार्ट, थोड़ी सी डिस्टेंस हट के लगे, हल्की सी, ठीक है। तो ऐसा जब भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो शियर का एग्जांपल होगा। किस टाइप की स्ट्रेस का एग्जांपल होगा, शियर। तो एक्चुअली में आप कटिंग कराने नहीं जाते हैं, आप शियरिंग कराने जाते हैं, ठीक है। आप क्या कराने जाते हैं वहाँ पे, शियरिंग, ठीक है। लेकिन भाई उसको बार बार को नाई को आप जाके बोलोगे, ठीक है, कि शियरिंग करानी है हमको, ठीक है, तो क्या करेगा, भगा देगा आपको, पता नहीं कौन पागल आ गया, पता नहीं कहाँ से पढ़ लिख के आ गया है, ठीक है। तो यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, उसको कटिंग बोल दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वो शियरिंग ऑपरेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको एंगल से मेजर करते हैं, कितना एंगल झुक गया या कितनी शेप चेंज हो गई, ठीक। तो फाई से डिनोट किया जाता है, कभी कभी इसको 10 फाई से भी डिनोट कर देते हैं। अब देखिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो पहले जान लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होती है। तो अभी तक हमने देखा था, हमने फोर्स लगाया इस कंपोनेंट पे और ये क्या हुआ, ये एरिया आता है। तो फोर्स, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया, इसको हम कह देते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, पूरे वॉल्यूम पे, पूरे आयतन पे, पूरे मटेरियल पे एक साथ स्ट्रेस लगती है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में, तीनों में जब एक साथ स्ट्रेस लग रही होती है, आप समझिए ये कैसे होगा, ठीक है, तीनों पे एक साथ कैसे लग सकती है। तो देखिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को, ठीक है, दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बोला जाता है, दूसरा नाम इसका है हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, स्ट्रेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये मोस्टली लिक्विड में लगती है, ठीक है, जो लिक्विड्स होते हैं हमारे उसमें लगती है। जैसे किसी वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है और उसमें प्रेशर है, ठीक है, प्रेशराइज करके हमने लिक्विड भरा हुआ है, पानी वगैरह कुछ भरा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, आप जानते हैं कि ये प्रिंसिपल होता है कि किसी एक पॉइंट पे सेम हाइट पे अगर आपको प्रेशर देखना तो ऑल डायरेक्शन में, ईच डायरेक्शन में प्रेशर सेम अमाउंट का होता है। तो जब पूरे वॉल्यूम पे, पूरे आयतन पे एक साथ स्ट्रेस लग रही हो, तीनों डायरेक्शन से स्ट्रेस लग रही हो, तो उस वॉल्यूम को बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जिन लोगों को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जानना है तो वो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी डेल वी डिवाइड बाय बी, ठीक है। तो जिस तरह से चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ थी, इसी तरह से चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हो गई आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है।
नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, ये होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको सी से या जी से डिनोट करते हैं। शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेन को फाई से डिनोट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, इसका जो कांस्टेंट आता है उसको बोला जाता है के, यानी कि बल्क मॉडुलस। बल्क मतलब एज ए होल, पूरे वॉल्यूम पे। ठीक, देखिए क्या है, तीनों की डेफिनेशन बस एक ही है, एक वर्ड का अंतर है, नॉर्मल, यहाँ पे शियर है, यहाँ वॉल्यूमेट्रिक है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों को आपको याद रखना है। और ये जो भी कांस्टेंट आ रहे हैं ई सी के, ये तीनों कांस्टेंट जो हमारे पास निकल गए हैं, इन तीनों की यूनिट एक ही होगी। ठीक है, तो ई की यूनिट क्या थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोला करते थे पास्कल। तो किसी भी कांस्टेंट की आप यूनिट देख लीजिएगा, हमेशा यही आएगी पास्कल। स्ट्रेस की यूनिट भी पास्कल, और आपका जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं सबकी यूनिट भी क्या होगी, पास्कल ही रहने वाली है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे किसके बारे में, स्ट्रेस के। भाई स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इन चारों इलास्टिक कांस्टेंट में आपस में कुछ रिलेशन होता है, कुछ फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। कौन कौन से, ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड आपका हो गया के बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशो। चारों कांस्टेंट में कुछ आपस में रिलेशन होता है, कुछ फॉर्मूला होता है, उसको हम देखने वाले हैं। देखिए 3 फॉर्मूले हैं जो कि बेसिकली आपको याद रखने हैं। नंबर 1 इक्वल टू 2c1 प्लस म्यू, ये फॉर्मूला एक है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। द सेकेंड वन इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू, सेकेंड वन ये याद रखना है आपको। एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज E इज इक्वल टू 9kc डिवाइड बाई 3k प्लस c। ठीक है, थर्ड वन इज दिस, यानी कि आपको ये 3 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी इससे बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।